जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चौक चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, विश्व का तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? ऑप्शन ए लोकटक झील, ऑप्शन बी डल झील, ऑप्शन सी बुलर झील, ऑप्शन डी चिल्का झील। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डल झील। विश्व का इकलौता तैरता हुआ डाकघर डल झील पर स्थित है। यह झील श्रीनगर में है। आइए जानते हैं कुछ और झीलों के बारे में। जैसे लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल है, उड़ीसा में स्थित कौन सी झील खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून है? ऑप्शन ए अनसुपा झील, ऑप्शन बी कंजिया झील, ऑप्शन सी पाटा झील, ऑप्शन डी चिल्का झील। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चिल्का झील। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। यह न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ के बाद भारत में सबसे बड़ा तटीय लैगून और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध किया गया है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। अनसुपा झील, कंजिया झील और पाटा झील सभी उड़ीसा में स्थित हैं। अगला सवाल है, किस बांध को अफगान भारत मैत्री बांध कहा जाता है? ऑप्शन ए साबलकोट बांध, ऑप्शन बी बारीघाट बांध, ऑप्शन सी सलमा बांध, ऑप्शन डी ऊपरी करनाली बांध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सलमा बांध। सलमा बांध का नाम बदलकर अफगान भारत मैत्री बांध रखा गया क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा दिए गए धन से बनाया गया था। यह पश्चिमी अफगानिस्तान में हेरात प्रांत के चिश्ती शरीफ जिले में हरी नदी पर स्थित एक जल विद्युत और सिंचाई बांध परियोजना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। इसे 1998 में राष्ट्रीय उद्यान और 19 अगस्त 2002 को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। 672 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला यह उद्यान भारतीय वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला सवाल है, मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। आइए जानते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व के बारे में। जैसे महाराष्ट्र में स्थित हैं मेलघाट, तदोरा अंधेरी, सहाद्री, नवेगांव, नागजिरा, बोर टाइगर रिजर्व। तेलंगाना में स्थित है कवल,
नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। ऐसे ही तमिलनाडु में स्थित है कलकक्काड़, मुंडरतुरई, मुदुमलई, सत्यमंगलम, अनामलाई। ऐसे ही राजस्थान में कौन कौन से स्थित हैं? रणथंभौर, सारिस्का, मुकंदरा हिल्स, ये टाइगर रिजर्व हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन लगभग भारत के बीच से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए विषुवत रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है जो निम्न है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबान, कांगो गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरवाती। इन देशों से होकर भूमध्य रेखा निकलती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वायुयानों की उड़ान के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक आदर्श है? ऑप्शन ए मध्यमंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी समताप मंडल। वायुमंडल में अलग अलग घनत्व और तापमान के साथ विभिन्न विभिन्न परतें होती हैं। वायुमंडल को तापमान की स्थिति के आधार पर 5 अलग अलग परतों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बहिर्मंडल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के रूप में उपनामित है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी बुध ग्रह, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी शनि ग्रह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के रूप में जाना जाता है। यह सूर्य से दूसरा ग्रह है और आकार, द्रव्यमान आदि के मामले में पृथ्वी के साथ समानता रखता है। इस कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तब यह आसानी से दिखाई देता है जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है। यह सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला ग्रह है। आपका सवाल है, क्या होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है? ऑप्शन ए विषुव, ऑप्शन बी अयनांत, ऑप्शन सी चंद्र ग्रहण, ऑप्शन डी सूर्य ग्रहण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सूर्य ग्रहण। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और छाया क्षेत्र से सूर्य दिखाई नहीं देता। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह ग्रहण पूर्ण या आंशिक हो सकता है। अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। अगला सवाल है, हिंद महासागर में बनने वाले चक्रवात को संदर्भित करने के लिए किस नाम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बवंडर, ऑप्शन बी आंधी, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन डी तूफान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तेजी से घूमता हुआ तूफान है जो
उष्णकटिबंधीय महासागरों से निकलता है, जहां से यह विकसित होने के लिए ऊर्जा खींचता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का एक कारण है? ऑप्शन ए तरंगों का उठना, ऑप्शन बी एक निम्न स्खलन क्षेत्र में उत्पन्न हुआ भूकंप, ऑप्शन सी हवा का प्रभाव, ऑप्शन डी ज्वारीय बल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक निम्न स्खलन क्षेत्र में उत्पन्न हुआ तूफान। सुनामी एक बड़ी महासागर की लहर है जो समुद्र तल पर अचानक गति के कारण होती है। यह अचानक गति एक भूकंप, एक शक्तिशाली तूफान विस्फोट या एक पानी के नीचे भूस्खलन हो सकता है। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी सुनामी आ सकती है। अगला सवाल है, स्थलीय समीर कब चलती हैं? ऑप्शन ए रात के दौरान, ऑप्शन बी दिन के दौरान, ऑप्शन सी पूरे दिन, ऑप्शन डी सप्ताह में एक बार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रात के दौरान। यह एक अपतटीय वायु प्रणाली है जो सूर्यास्त के बाद भूमि से पानी की ओर बहती है। यह रात के दौरान होता है। यह एक कम दबाव की स्थिति है जो समुद्र के ऊपर विकसित होती है क्योंकि भूमि की तुलना में इससे ऊपर का तापमान अधिक होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, ऑप्शन बी नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पालघाट दर्रा केरल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, न कि अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य को जोड़ता है। इसकी ऊंचाई लगभग 14,400 फीट है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम में जेलेपला एक और दर्रा है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है। मध्य प्रदेश को बाघ राज्य और भारत का हृदय भी कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश निम्न राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजातियों का मूल निवास स्थान था? ऑप्शन ए जौनसारू पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी नीलगिर पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी गारो पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी जयंतिया पहाड़ियाँ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नीलगिर पहाड़ियाँ। नीलगिर पहाड़ियाँ टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र हैं। नीलगिर पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में स्थित हैं। पश्चिमी घाटों का एक हिस्सा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला है। नीलगिर पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा है। जौनसारू पहाड़ियाँ उत्तराखंड में स्थित हैं। गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। अगला सवाल है, भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष शुरू हुई? ऑप्शन ए 1891, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1861। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1881। प्रारंभ में भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो की गवर्नरशिप के दौरान हुई थी, लेकिन यह गैर वैज्ञानिक तरीके से किया गया था।
वैज्ञानिक तरीके से पहली बार जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश भारत के भीतर निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पंजाब। उत्तर प्रदेश पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश की सीमाएं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो अधिकांश राज्यों को छूता है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को छूता है। आगे आप मैप में देख सकते हैं। आप मैप को देखकर समझ सकते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए बेतवा और चंबल, ऑप्शन बी गंगा और यमुना, ऑप्शन सी कन्हार और कैन, ऑप्शन डी सिंधु और कैन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गंगा और यमुना। उत्तर प्रदेश में 5 प्रमुख नदियां हैं: गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, घाघरा। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी मैनपुरी, ऑप्शन सी बाराबंकी, ऑप्शन डी गाजीपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बाराबंकी। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र अफीम कारखाना गाजीपुर में स्थित है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला जिला है। अफीम के बीज से प्राप्त लेटेक्स को सुखाया जाता है जो अफीम पॉपीवर सोमनिफेरम होता है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं इसी वीडियो से, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। काफ़ी मेहनत से हम आपके लिए एक एक क्वेश्चन, एक एक वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।